श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं हिंदी के प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र जी। प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र पूर्व विभागाध्यक्ष रहे हैं हिंदी विभाग के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में और पूर्व प्रतिकुलपति भी रहे हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में। वर्तमान में आप साहित्य संयोजक हिंदी परामर्श मंडल में साहित्य अकादमी में संयोजक की भूमिका में हैं और भक्ति साहित्य पर आपका बहुत कार्य हुआ है। बहुत सारी आपकी पुस्तकें हैं, उसमें से प्रमुख मैं आपको कुछ बता रही हूं। निर्गुण भक्त कवियों की रामकथा, ये एक विशेष कार्य है आपका, पुस्तक के रूप में है। समाजवाद और साहित्य आलोचना की पुस्तक है। भाषा, साहित्य और समाज, ये भी आलोचना की पुस्तक है। इस प्रकार अनेक पुस्तकें हैं, अनेक सम्मानों से आप सम्मानित हैं। आज हम आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र जी। जी, धन्यवाद मैडम। और चूंकि भाषा साहित्य पर आपका विशेष कार्य है, तो हम आज आपसे कुछ एक संवाद अपने श्रोताओं के लिए करना चाहेंगे। लोक का जो सौंदर्य है, चाहे वो लोक भाषा हो, चाहे वो लोक साहित्य हो या संस्कार ही हो, संस्कृति हो, लोक संस्कृति, तो लोक से जुड़ी हुई वो तमाम बातें जो हम लोगों के मन में उमड़ती घुमड़ती हैं, उन पर हम आपसे विशेष चर्चा करना चाहेंगे साहित्य के संदर्भ में और भाषा के संदर्भ में। जहां तक लोक की बात होती है तो अधिकतर लोग लोक को गांवों के साथ जोड़कर देखने लगते हैं। ज्यादातर लोग तो जो गांव की स्त्रियां लोकगीत गाती हैं या फिर जो हमारे पर्व और त्योहार हैं, उत्सव हैं, उन तक सीमित कर देते हैं लोक को। लेकिन लोक बहुत व्यापक है। जी, आप किस अर्थ में लेते हैं? देखिए, भारतीय संदर्भों में परलोक के अतिरिक्त जितना है वह सब लोक है। सब लोक है। क्या बात है। और लोक के समानांतर सत्ता परलोक की ही कही गई है। जी। लोक एक ऐसा प्रत्यय है जी, जो अपने व्युत्पत्ति में ही जो देख रहा है उसके लिए भी प्रयुक्त होता है और जो दिखाई दे रहा है उसके लिए भी प्रयुक्त होता है। जी। देखने वाला भी लोक होता है और दिखाई देने वाला भी लोक होता है। बिल्कुल सही। जो हमको देख रहा है और जिसको हम देख रहे हैं। अब हमारी आंखों के सामने जो दुनिया का विस्तार है, जो पशु पक्षी हैं, जो वनस्पतियां हैं, जो हरियाली है, जो सूखा है, जो मनुष्य है, पूरा प्राणी जगत है, जो प्राकृतिक संपदा है, अपरंपार वैभव है, यह सब लोक के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही। और इसे ये क्या हुआ ना कि लोक को जब अंग्रेजी के माध्यम से हम लोगों ने चीजों को समझना शुरू किया तो फोक का अनुवाद, लोक को फोक के अनुवाद के रूप में देखा जाने लगा। जी जी जी। जो बुनियादी गलती हुई इस अध्ययन के क्रम में, बिल्कुल और ये हमारी जो लोक की परंपरा है, मैं आपको बताऊं, थोड़ा बहुत विस्तार हो जाएगा। नहीं, विस्तार करिए। कि वाल्मीकि ने जो रामायण की कथा लिखी है, जब कहते हैं वाल्मीकि के उसमें रामायण में ये बात है कि वाल्मीकि को जब क्रौंच पक्षी का वध देखकर श्लोक उनके मन में आया और उन्होंने वो पहला आर्या छंद पढ़ा था, मानसात् प्रतिष्ठाम तमगम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनात् एकम वधी काम मोहितम। उन्हें कविता की शक्ति मिली तो वो नारद के पास गए। जी। उन्होंने पूछा कि अब मैं इसका क्या करूं? तो नारद ने उनसे कहा कि लोक में प्रचलित राम की कथा का गान करो। जी। हमारा जो आदि काव्य है, पूरा भारतीय भाषाओं का जो आदि काव्य है, वह लोक में प्रचलित राम की कथा का गायन है। हमारा लोक वह है। बिल्कुल सही। और इसी से मिलती जुलती एक जो बात सामने आती है कि उनकी रामचरित उन्होंने लिखा
रामायण के माध्यम से रामायण में, और उसके लिए उनको आशीर्वाद भी मिला ब्रह्मा का कि लोकेषु प्रचरयिष्यति, यानी लोक में ये प्रचलित होगी कृति। तो लोक का अर्थ गवई या गांव नहीं है। जब राम भवभूति में 7वीं शताब्दी के कवि हैं जी, भवभूति ने जब राम से कहवाया, भवभूति के राम कहते हैं जी कि स्नेहम दयाम च सौख्यम यदि वा जानकीम अपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। लोक के आराधन के लिए स्नेह, दया, मित्रता और सीता को छोड़ने में भी मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। तो लोक की यह महानता जी हमारी परंपरा में स्वीकृत रही है। तुलसीदास ने भी लोक को बहुत महत्व दिया है, बल्कि उन्होंने कहा है कि कहब लोक मत साधु मत नृप नय निगम निचोरी। माने लोक मत को उन्होंने साधु मत के बराबर, शास्त्र मत के समानांतर रखा है, राजनीति के ऊपर रखा है। जी जी जी। हम फिर से लोक चेतना पर आते हैं कि हमें लगता है कि ये जो तथ्य है हमारे यहाँ प्रचलित कि जो लोक में नहीं है वो कहीं नहीं है, वेदों में भी नहीं है, वो सत्य है। और कई बार होता है कि लोक जो है वो वेदों से या पुराणों से बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। एक छोटा सा लोक संस्कृति का उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि गंगा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं से जुड़ती हैं, यानी विष्णु पद से निकलती हैं वो, फिर ब्रह्मा अपने कमंडल में उनको लेना चाहते हैं, वहां से भी वो निकलती हैं, फिर शिव अपनी जटाओं में बांधने की कोशिश करते हैं, गंगा वहां भी नहीं बंधती हैं और निकल पड़ती हैं। लेकिन उसी गंगा को, जो गंगा तीनों देवताओं से नहीं बंध पाती, उसी गंगा को हमारा लोक एक मूंज की रस्सी में कुछ फूल लगा के और आर पार की माला से बांधता है, बांधने की कोशिश करता है। हमारा जो लोक का पूरा वितान है ना जी, तो अक्सर लोक और शास्त्र की चर्चा की जाती है और कुछ बहुत ज्यादा विद्वान लोग, बहुत ज्यादा पारंगत लोग, बहुत ज्यादा किताबी लोग मैं कहूँ जी वो शास्त्र को प्रमाण मानते हैं जी, कि शास्त्र में यह है, शास्त्र में यह है, लेकिन खुद शास्त्र लोक को प्रमाण मानता है। अक्सर शास्त्र जब कोई सिद्धांत, किसी सिद्धांत का निर्वचन करता है तो वो उसमें आता है कि यथालोके, जैसा लोक में है। तो यह क्या है? लोक, पंडित जी का वो लोक और शास्त्र वाला जो महत्वपूर्ण निबंध है, जो हिंदू धर्म जीवन में सनातन की खोज वाली किताब में है, पंडित विद्यानिवास मिश्र जी, तो उसमें उन्होंने तो बराबर ये इस बात पर बल दिया है ना कि शास्त्र जब तब लोक के हाथों पराजित होता रहा है। और उन्होंने एक बहुत अच्छी कथा सुनाई है उसमें। अच्छा। जो उन्होंने कहा कि ये किसी की सुनी हुई नहीं, मेरा देखा हुआ है, उनका अनुभव, उनका निजी अनुभव है। और वो काशी का ही अनुभव है। क्या है वो कथा? हमारे श्रोता भी जानना चाहिए। अरे वो बहुत ही रोचक कथा है। और मैं उसको बहुत संक्षिप्त में उसको, क्योंकि समय हम लोग समय घड़ी की सुई पर ये कार्यक्रम चलते हैं। तो पंडित जी ने लिखा है कि लोक और शास्त्र वाली हिंदू धर्म जीवन की सनातन की खोज वाली पुस्तक में एक चैप्टर, अलग से एक अध्याय ही है लोक और शास्त्र। तो उसमें पंडित जी ने यह बात लिखी है कि वो किसी बारात का जिक्र है जिसमें वो खुद गए थे, काशी में बारात गई थी जी। और काशी के जो विद्वान थे पंडित शिव कुमार शास्त्री, जिन्हें शिव का अवतार ही समझा जाता था, वो मंडप में विवाह कराने के लिए उपस्थित थे। और ये बारात गई थी गोरखपुर जिले से ही, संजोग से देखिए गोरखपुर जिले का एक ऐतिहासिक गांव है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह गांव दुनिया का प्राचीनतम गांव है, जो अपनी जगह पर आज भी वैसे ही है। कार्बन डेटिंग से इतिहासकारों का कहना है 5000 साल से वो वहीं है। ये गोरखपुर में है, गोरखपुर जिले में है। सोगौरा नाम का गाँव। सोगौरा, हाँ, सोगौरा हमने पढ़ा है पंडित जी की निबंध में। पंडित जी का ननिहाल है सोगौरा में, पंडित जी का ननिहाल है। पंडित जी उस बारात में गए थे। सोगौरा के बारे में कुछ और भी लिखते हैं वो। जी, तो सोगौरा की चर्चा बहुत करते हैं। हाँ जी।
तो वो सगौरा से बारात गई थी, उसमें काशी के विद्वान पंडित उपस्थित थे और यहाँ से बारात की ओर से टहल गए थे। टहल नाम था उनका। जी जी। तो पंडित जी कोई व्यवस्था देते थे टहल, उसमें कोई आपत्ति जताते थे। तो बराबर पंडित जी कह देते थे कि नहीं, ऐसा शास्त्र में उल्लेख नहीं है। और एक हद हो गई जब पंडित जी, टहल ने कहा कि पंडित जी ये जो कलश रखा गया है इस पर आम का पल्लव नहीं है। तो पंडित जी ने कहा शास्त्र में ऐसा नहीं है। तो टहल, पंडित जी का वाक्य है कि टहल की संस्कृत वाग्धारा फूट पड़ी और टहल ने कहा कि सर्वत्रैव खड्डलानि, सर्वत्रैव खड्डलानि। खड्डलानि, हाँ, ये संस्कृत में, ये पंडित जी की ही बात से मुझे पता, उसी निबंध से पता चला कि पंडित जी ने कहा है कि संस्कृत में सर्वत्रैव खड्डलानि मूर्खतापूर्ण उत्तर देने का के लिए प्रयुक्त मुहावरा है। क्या बात। और ये टहल ने काशी के पंडित से कहा और वो पंडित चकित, पंडित चुप, क्रोध से लाल चेहरा। तो टहल ने कहा कि पंडित जी, घर भरा हो, धन धान्य से भरा हो, ज्ञान भी हो और हरियाली न हो तो कैसा लगेगा। क्या बात है। तो यह जो, इसके बाद टहल ने कुछ कहा नहीं और पंडित जी ने मंगाकर आम का पल्लव उस पर रखवाया। पंडित जी ने लिखा कि मेरी जानकारी में लोग के हाथों शास्त्र की यह पहली पराजय थी। बिल्कुल सही है। अब जो कलश है उसमें भरा हुआ है, उसमें सब कुछ भरा रहता है। सब कुछ रहता है। जी जी। अन्न भी, जौ भरा रहता है, दिए में तेल भरा रहता है, सप्तधान्य भरा रहता है, जल भरा रहता है। टहल ने शवाल उठाया कि सब भरा हो और हरियाली न हो तो किस काम। ये लोक इस हरियाली की खोज करता है। बिल्कुल। और टहल लोक का प्रतिनिधित्व कर रहा है। टहल लोक के प्रतिनिधि हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये लोक, और यही हरियाली सौंदर्य है। बिल्कुल, लोक का सौंदर्य यही हरियाली, का सौंदर्य यही हरियाली है। अब वो हरियाली रिश्तों की हरियाली हो या हर जगह की हरियाली, पर्यावरण की, या पूरे जीवन में व्याप्त जो पूरी हरियाली जो है। जी जी जी। हरियाली जो है ये क्यारी की हरियाली नहीं, जीवन की हरियाली, जीवन की हरियाली पूरी लोक में। लोक का सौंदर्य इसी हरियाली से निकलता हुआ सौंदर्य है। इसी हरियाली में खुशहाली है। हरियाली और खुशहाली का ये जो युग्म है, हाँ, ये लोक का बनाया हुआ युग्म है। हमें लगता है कि संस्कार, साहित्य और श्रम, इन तीनों से ही लोक का सौंदर्य झलकता है। हम थोड़ी सी चर्चा लोक साहित्य पर भी कर लें कि जो लोक साहित्य विधिवत लिखा जा रहा है वह तो साहित्य है ही, लेकिन एक जो वाचिक लोक साहित्य हमारा बहुत आदिकाल से चला रहा है और संभवतः उसकी रचयिता जो हमारी स्त्रियां रही हैं वो रही हैं, क्योंकि वो लोग, उन लोकगीतों का जब भाव आप देखेंगे, जो उसमें वर्णन है, तो वो स्त्री चित्त की ही उपज लगती हैं, वो पुरुष चित्त से नहीं निकली हुई चीजें हैं। तो ऐसे में लगता है कि ये जो वाचिक साहित्य है, लोक साहित्य, वो पूरा का पूरा स्त्रियों के खाते में जाता है। आप इससे सहमत हैं? असल में क्या है कि जो स्त्री जीवन है वह स्त्री जीवन संस्कारों से ज्यादा जुड़ा हुआ रहता है। जी। संस्कार की रक्षा, परंपरा की रक्षा, परंपरा की गतिशीलता की रक्षा, परंपरा को चुनौती देने का भाव भी ज्यादातर स्त्रियों में ही होता है। बिल्कुल। पुरुष में एक तरह की गतानुगतिकता होती है। और इसलिए जो पूरा लौकिक जीवन है, लौकिक जीवन का संहार तो स्त्री ही करती है ना। जी। और जो जिसे वाचिक साहित्य है, लोक साहित्य असल में वाचिक साहित्य ही होता है। बिल्कुल। जो लिखा जा रहा होता है वह तो लोक साहित्य नहीं होता है। जैसे भोजपुरी में लिखा जा रहा है तो भोजपुरी का साहित्य है, लिखित साहित्य, भोजपुरी का साहित्य है। जी जी जी। जैसे हमारे भोजपुरी के कवि हैं। हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय में जी भोजपुरी का एक पर्चा है, पढ़ाया जाता है। अच्छा। लोक साहित्य और भोजपुरी। तो भोजपुरी साहित्य तो गोरखनाथ से हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा।
गोरखनाथ भोजपुरी के आदि कवि हैं, ऐसा हम लोग ऐसा मानते हैं। ऐसा मानते हैं। और ये ठीक भी है। कोई इसमें मैंने हमारे मानने का मामला नहीं है, दुनिया भर के लोगों ने माना है। जी। हम लोग पढ़ाते हैं इसको। तो ये भोजपुरी के कवि हुए, ये लोक के कवि नहीं हुए। अच्छा। ये कैसे, मतलब जैसे लोक तो बहुत व्यापक है और उस व्यापकता में भोजपुरी एक उसका अंश है। जैसे हमारी अनेक लोक भाषाएं हैं। हाँ। जैसे आप जी। अवधी ले लें, ब्रज ले लें, और बुंदेलखंडी है, कुमाऊनी है, जो कुछ भी हाँ, है, जी। जिसकी देवनागरी लिपि है। हाँ। तो ये सब की सब हमारी लोक भाषाएं हैं। तो लोक की जो व्यापकता की अभी आप चर्चा कर रहे थे, उस व्यापकता में ये सारे एक हमको लगता है कि ये भाषाएं हैं, रंग हैं। हाँ। ये भाषाएं हैं जी। इन सभी भाषाओं का अपना अपना लोक साहित्य है, अपना अपना लोक साहित्य। जैसे भोजपुरी का एक साहित्य है। हाँ। और एक भोजपुरी का लोक साहित्य है। जी, वो लोक साहित्य वाचिक है। वो लोक साहित्य वाचिक है। हाँ जी। उसमें हम लोग पढ़ाते रहे हैं। तो जो लोक साहित्य होता है उसकी रचना कोई व्यक्ति नहीं करता है। हाँ। वह समूह की रचना होती है। समूह की रचना। और वह समूह उसको बदलता रहता है। समूह उसमें अपने ढंग से जोड़ता जाता है। जी। इसीलिए वह व्यक्ति केंद्रित नहीं होती है। ये जो भोजपुरी का साहित्य है, जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, गोरखनाथ से लेकर, और जिसमें कबीरदास भी हैं, और कबीरदास को हम लोग भोजपुरी कवि के रूप में ही पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाते हैं। क्योंकि कबीर भोजपुरी इलाके के थे, काशी से मगहर के बीच में रहे। तो सत्संग से जितना बदल सकता था बदला, लेकिन उनकी मूल भाषा भी भोजपुरी ही थी। धरणीदास, धर्मदास, और उसके बाद के इधर के समकालीन आधुनिक कवि भोजपुरी के जी रामविचार पांडे। जैसे भाषा में जो जैसे लोग भाषा बदली, तो भाषा बदल जाए भले, लेकिन जो कथ्य होता है उन लोकगीतों का, वो कहीं न कहीं एक होता है। जैसे स्वाधीनता आंदोलन के समय में एक लोकगीत बहुत प्रचलित हुआ है, मोरे चरखे का टूटे न तार, चरखवा चालू रहे। जी इसको तो ये पंजाब से लेके और यहाँ तक हर जगह गाया जाता रहा। ऐसे ही एक माँ मेरी गीत सुनाती थी, जलिया वाले बाग की सुन लो खबरिया, कितने मारे गए, कितनों की टूटी कमरिया। लोक में जी बाकायदा सुराजी गारी कहा जाता था। सुराजी गारी, हाँ। और लोक इसका नाम सुराजी गारी। जी। तो ये स्वराज्य से संबंधित जो चीजें गाली के रूप में गाई जाती थी, संधि आने के बाद तो स्वाधीनता तो सुराजी गारी थी। लेकिन कितना आश्चर्य होता है कि जिस समय संप्रेषण के इतने माध्यम नहीं थे, रेडियो नहीं था, दूरदर्शन नहीं था, चैनल्स नहीं थे, उस समय जलियांवाला बाग कांड कहाँ होता है, और वो लोकगीतों के माध्यम से लोक भाषा में वो कैसे उत्तर प्रदेश और कहाँ तक पहुंच जाता है। चैनल्स ने और मीडिया ने, क्षमा कीजिएगा यह बात कहने के लिए, हमारी लोक रुचियों को ध्वस्त किया है। जी और विकृत किया है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर हम आपसे ये सहमत होते हैं, क्योंकि लोक रुचि की जब आपने बात की, तो कई बार जैसे कोई कह सकता है कि ये गंवई मन है मेरा, और नियंत्रित करता है। जी। और नियंत्रित करने में स्वाभाविकता टूट जाती है। स्वाभाविकता टूटती है। मैं उस ओर आ रही थी कि जैसे आजकल बहुत सारी जो साक्षर और अर्ध साक्षर माएं हैं या पिता लोग भी अपने बच्चों को, कोई मेहमान आया तो तुरंत बोलेंगे, बेटा वो पोएम सुनाओ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा चंदा मामा आरे आवा, पारे आवा, नदिया किनारे आवा। क्योंकि उसमें वो थोड़ा सा पिछड़ापन झलकता है। जबकि होता क्या था, एक संस्कार हमारे भीतर बनके लहू में बहता था। जब हम चंदा मामा कहते थे तो पूरे आकाश, पूरे ब्रह्मांड के साथ असल में हमारा जो नाता बन जाता था। 200-250 साल की गुलामी थी जी। उस गुलामी ने हमारे भीतर एक औपनिवेशिक दास्ता की मनोवृत्ति पैदा कर दी। और उस दास्ता ने हमारी भाषा पर, हमारी सोच पर, हमारी वाणी पर, जी, यहाँ तक कि हमारी सारी जीवन पद्धति पर बहुत खराब असर डाला है। गांधी जी उससे लड़ रहे थे। गांधी जी उस औपनिवेशिक दास्ता से लड़ रहे थे। जी। और इसके लिए वो बराबर लोक के पास जाते थे।
गांधी जी ने हिंद स्वराज में लिखा है जी कि मैल समुद्र के किनारे पर जमी हुई है, जो अपार पारावार बीच में हिलोरें ले रहा है वह अब भी उतना ही शुद्ध है, पवित्र है, उतना ही स्वच्छ है। और वह कहते थे कि वह हमारा लोक है। क्या बात है, बहुत सुंदर, और उसी लोक के बल पर यह स्वाधीनता मिलेगी, शहरी पढ़े लिखे लोगों के विचार करने के बल पर नहीं मिलेगी। लोक, इसीलिए वो लोक को जगा रहे थे जी। और लोक को जगाने के लिए उन्होंने एक से एक उपक्रम चलाए, क्योंकि उनका मानना था कि लोक अभी दूषित नहीं हुआ है, और लोक साथ होगा तो हमारी जीत सुनिश्चित, हमारी जीत सुनिश्चित। बिल्कुल। और उसी लोक के और आसपास उसी के कारण जी आप जो चर्चा कर रही थी कि पंजाब से लेकर और कलकत्ते तक एक ही तरह के मनोभाव बने, वो इसीलिए बने। जी। लोक भाषा पर फिर से हम आते हैं, और जब हम लोक भाषाओं की बात करते हैं कि हमारी लोक भाषा का सौंदर्य ये है, लोक चेतना ये है, तो कहीं न कहीं हमारे दृष्टि में लोक भाषाएं वही होती हैं जो देवनागरी लिपि से संबंधित होती हैं, चाहे वो बुंदेलखंडी हो, चाहे मैथिली हो, चाहे भोजपुरी हो, अवधी हो, ब्रज हो, जितनी भी हैं। हम दक्षिण भारतीय लोक भाषाओं की बातें नहीं कर पाते, संभवतः जो लिपि है, लिपि का अंतर होने के नाते, क्योंकि हम उस लिपि को पढ़ नहीं पाते। जी। एक ये मेरा विचार हो सकता है, जरूरी नहीं कि सब लोग सहमत हों, लेकिन कहीं न कहीं जैसे यदि देवनागरी लिपि अधिकांश लोग पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, तो जो दूसरी भाषाएं हैं दक्षिण भारतीय, जैसे तमिल है या कन्नड़ है या मलयालम है जी, तो उसकी जो लिपि को अगर देवनागरी में कर दिया जाए और लोक भाषा वही रहे, तो हम बहुत सारी भाषाओं को लुप्त होने से, लोक भाषाओं को लुप्त होने से बचा सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि देशज शब्दों का जो अर्थ है वो भले हम न जाने, लेकिन भाव समझ सकते हैं। केमछो अगर देवनागरी में लिखा हुआ है तो हम समझ पाएंगे। एक खाने बोसून, तो हम अगर ये खाने बोसून कहीं पढ़ पा रहे हैं देवनागरी लिपि में, तो हम ये समझ पाएंगे या लोगों से किसी से भी जान के पूछ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, और फिर हमेशा के लिए वो हमारे साथ हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि इस पर भी एक विचार होना चाहिए कि जो हमारी लोक भाषाएं हैं उत्तर से दक्षिण तक की, इनको बचाए रखने के लिए, इनका अस्तित्व बचाए रखने के लिए अगर लिपि एक हो जाए तो शायद बहुत सारी समस्याएं खत्म होंगी। लोक भाषाओं के सामने तो लिपि का संकट ही नहीं है, वो तो वाचिक परंपरा की भाषाएं हैं। नहीं, जैसे मान लीजिए कि सुरक्षित रखने की बात है कि मान लीजिए हम बांग्ला भाषा है, तो बांग्ला तो अपने आप में एक समृद्ध भाषा है, वो हम लोग समझ रहे हैं। तमिल भी है, मलयालम भी है, लेकिन उत्तर भारत का व्यक्ति जब वो लिखा हुआ कुछ देखेगा तो वो नहीं पढ़ पाएगा। और अगर देवनागरी में लिखा हुआ है तो देवनागरी एक इस तरह की वैज्ञानिक लिपि है, जो लिखा होता है वही हम पढ़ते हैं। हर भाषा की अपनी लिपि है, वही बात हर भाषा की अपनी लिपि है, इसीलिए मैंने कहा ना। और हर भाषा का अपना लोक साहित्य है, अपना लोक साहित्य है। जी जी। यह और बात है कि उस लोक साहित्य में और दूसरी भाषा के लोक साहित्य में बुनियादी तौर पर कोई फर्क नहीं है, वही चीजें हैं। मैं तो बताऊं कि तमाम इस पर दुनिया भर में रिसर्चेज हुई हैं। भारत के लोक साहित्य में और जर्मनी के लोक साहित्य में तात्विक तौर पर कोई फर्क नहीं है। अच्छा। जो लोक कथाएं हैं वो एक ही तरह की लोक कथाएं, एक ही तरह की। अब जैसे यहाँ शेर है, यहाँ हाथी आएगा लोक कथा में, तो वहाँ हाथी नहीं आएगा, वो वहाँ जो बड़ा जीव आता है, जानवर आता है, वो आएगा। अच्छा। नाम बदल जाएगा, प्रवृत्ति वहाँ का हिंसक जानवर होगा, वहाँ का मनुष्य खोर होगा, वहाँ का आदमखोर जानवर होगा। तो और वृत्ति, क्योंकि मनुष्य की जो वृत्तियां होती हैं जी लगभग एक ही होती हैं जी। मनुष्य की संवेदना भी एक ही होती है। मनुष्य की और किसी भी भाषा के केंद्र में, साहित्य के केंद्र में मानवीय संवेदना ही होती है। जी जी जी, बिल्कुल। अब यह बात जरूर है कि हमारी भाषा की मानवीय संवेदना दूसरे भाषा भाषी को हमारे भाषा के द्वारा नहीं पता चलेगी, जब तक उस चीज का अनुवाद उसकी भाषा में उसको उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। जी। हमारे रामचरितमानस की का महत्व
चीन का आदमी नहीं जानता है। जी। लेकिन चीन के दिंग जांग नाम के एक लेखक हैं, दिंग जांग। जी। दिंग जांग ने रामचरितमानस का चीनी में अनुवाद किया है। अब मैं चीन गया था एक शिष्टमंडल में लेखकों के साथ। जी। तो दिंग जांग से हम लोग मिले थे और उनकी अवधि इतनी अच्छी है, उनका पूरा परिवार अवधि बोलता है, हम लोगों के साथ अवधि में बातचीत करता रहा। अच्छा। वो भारतीय दूतावास, भारत का जो दूतावास है चीन में, वहाँ उन लोगों को बुलाया गया था, उनको साहित्य अकेडमी की 72 सदस्यता दी गई थी, उनका अभिनंदन हुआ था। जी। तो ये मैं कह रहा हूँ कि वो रामचरितमानस की संवेदना को जब चीनी में लिखकर कन्वे कर सकते हैं, लेकिन अवधि वाली रामचरितमानस की संवेदना वहां नहीं पहुंचेगी। इसीलिए भाषाओं में अनुवाद का महत्व है, लिपि का उतना महत्व नहीं है जितना अनुवाद का महत्व। तो हम लोग इस अंतर्विरोध को यहीं पर छोड़ते हैं, हमारा जो लोक है वो निर्धारित करेगा कि वो होना तो क्या चाहिए। लोक ही तय करता है। अंत में लोक ही तय करेगा, हाँ, कि हमारी लोक भाषाएं और लोक का जो सौंदर्य है वो कैसे बचे। तय तो सत्ता कर देती है, लेकिन न्याय लोक करता है। न्याय लोक करेगा। और हम इसी उम्मीद के साथ आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर चितरंजन मिश्र जी, आपने अपना अमूल्य समय हम और हमारे श्रोताओं को आपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।